कल हमने चैप्टर सेकंड किया था, आज हम चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो येस्टरडे क्लास में चैप्टर सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट है। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ, सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे अपने फीचर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, इट इज बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे हैव लुक्ड इनटू ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को परखा, देखा, एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रिपेयर हुआ। सो इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस इज सो ट्रू। अब जब हमारा संविधान बना था तब वो कुछ और था, लेकिन आज उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज यू नो दैट। नंबर ऑफ अमेंडमेंट सिंस 1949 जब से संविधान हमारा हुआ है तब से लेके आज तक बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि 7th अमेंडमेंट आप बोल सकते हो, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट एंड 101 अमेंडमेंट। ठीक है, अब इतनी सारी अमेंडमेंट तो हो गई, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो 42nd अमेंडमेंट है, दिस अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, दिस इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट हैज मेड अ लॉट नंबर ऑफ चेंजेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने अमेंडमेंट्स की बात की, तो अमेंडमेंट्स आपको याद रखना है कि केशवानंदा भारती केस के अंडर वी विल स्टडी डिफरेंट केसेस। जब टाइम आएगा तो हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आप इतना याद रखना कि अकॉर्डिंग टू केशवानंदा भारती केस, जो पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है अंडर आर्टिकल 368 की वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तभी उसने डिफरेंट अमेंडमेंट्स लाई है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। अभी आपको ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बट इतना याद कर लीजिए कि एक चीज के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कि जैसे आपको स्कूल में जाके गुड मॉर्निंग बोलना है, आपको प्रेयर अटेंड करनी है, मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करनी है, कोई टीचर आता है तो वेलकम के लिए खड़ा होना होता है, तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के कोई बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू केशवानंदा भारती केस, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, रेस्ट अदर कैन बी चेंज्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी changed. This has been mentioned under Keshwananda Bharti case of 1973. ठीक है, so remember this. This is the overview. मैंने बता दिया, borrowed first, borrowed from almost every country in the world. The second, there has been a lot of amendments since 1949, and the third is Keshwananda Bharti case, in which the parliament cannot alter the basic structure of the constitution. Now let's move on to the features. अब different features क्या हैं constitution के? हमारे संविधान के different features जो हमें बताता है कि हमारा संविधान ऐसा होगा, तो different features में सबसे पहला जो feature है वो है lengthiest written constitution. बहुत ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वेरी वेरी बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। क्यों? देखते हैं। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का हो सकता है, फर्स्ट इज रिटन, सेकेंड इज अनरिटन। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, एज यू ऑल नो, लेकिन ये लेंथीएस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा बल्कि है। इट इज वेरी डिटेल्ड, वेरी इलेबोरेट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इलेबोरेट, वेरी डिटेल्ड। ठीक है, ये बताया गया है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फीचर यही हो गया कि बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट है। ओरिजिनली जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ, अडॉप्ट हुआ था, जब हमारा संविधान 1949 में बनके तैयार हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल था।
395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स, अलोंग विद इट प्रीएम्बल तो था ही था। उसके बाद एट प्रेजेंट, I am not talking about 2020 and 21, I am talking about this is 2019 data. So हमारे पास about 470 articles हैं, ठीक है, 470 articles that are divided into 25 parts and 12 schedules, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीएम्बल तो है ही, प्रीएम्बल तो रहेगा ही हमेशा। ये आर्टिकल्स में चेंज आ गया, फ्रॉम 395 it has reached to 470 and from 22 parts it has reached to 25 parts and from 8 schedules it has reached to 12 schedules। तो देखना है कि कितना ज्यादा चेंज हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ज्यादा चीजें ऐड होती जा रही हैं, तो बल्कि तो ऑब्वियसली इसने होना ही है। अब हम में बल्कि क्यों है, अगर कोई पूछे वाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी बल्कि, वाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लेंदी, वाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी एलैबोरेटेड, वाई, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। हम 4 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स मीन्स वास्टनेस ऑफ दिस कंट्री एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्स है, इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ रिलीजन्स हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि है। हर एक चीज, हर एक कहते हैं ना, कल्चर को या चीजों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए, ठीक है। एवरीवन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सिंस आपको पता है हमारा मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से डिराइव है, और वो जो था वो भी बहुत बल्कि था। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी बल्कि। इस यही रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बल्कि है। थर्ड वन इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। हमारे पास एक ही संविधान नहीं, एक ही संविधान है। हमारे पास सेंटर का कोई अलग से संविधान नहीं है और स्टेट का कोई अलग से संविधान नहीं है, एक ही संविधान है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। जितने भी लॉज हैं एक ही में है, सो बल्कीनेस तो होगी। फोर्थ पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। मैंने कल भी बताया था कि जो क्रिटिसिज्म में, मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लीगल, सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब लॉयर्स और पॉलिटिशियन की लैंग्वेज, लॉयर्स की लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टफ और बल्कि होती है। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बल्कि हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई लेंथी? 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर: ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमिनरीज, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज example of unwritten constitution, then you will have to say British constitution is unwritten constitution, ठीक है। अब drawn from various sources, already told you ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। ऐसे नहीं है कि एक ही कंट्री को उठाया, देखा, कॉपी कर दिया, नो। बहुत सारे संविधान जांचे परखे और दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो लिया ही लिया गया है, प्लस बहुत सारी कंट्री से भी लिया गया है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल पार्ट। एक स्ट्रक्चर होता है ना, व्हेन यू आप एक क्वेश्चन लिखना जाते हो तो क्वेश्चन में आप लिखते हो हेडिंग, बॉडी और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो। सो वैसे ही एक स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने लिया है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट। नाउ सेकंड इज फिलोसफिकल पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफिकल पार्ट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड वी हैव टेकन डीपीएसपी फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डीपीएसपीज हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। दैट मीन्स फिलोसफिकल पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन प्लस इरिश, बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। थर्ड पार्ट इज पॉलिटिकल पार्ट। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल पार्ट? पॉलिटिकल पार्ट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दिस इज वेरी इजी। ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटिशर्स से लिया है, सॉरी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पॉलिटिकल पार्ट लिया है।
तीन पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसफिकल पार्ट एंड पॉलिटिकल पार्ट. स्ट्रक्चरल पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. फिलोसफिकल पार्ट ने अपना सोर्स कहां से डिराइव किया है, अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. एंड पॉलिटिकल पार्ट दैट मीन्स पॉलिटिक्स, कैबिनेट, गवर्नमेंट. पॉलिटिक्स में क्या आ गया, गवर्नमेंट आ गई, एग्जीक्यूटिव आ गया, लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाली बॉडी आ गई. उन्होंने कहां से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड ऑल अदर प्रोविजंस had been taken from many other countries जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज से हमने बाकी जो बची हुई प्रोविजंस हैं वो भी लिए हैं. मींस कितनी सारी कंट्रीज के हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, जांचा और उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है. ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू 1935. बता ही दिया मैंने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो मिलते जुलते हैं किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ओके, सो next is blend of rigidity and flexibility. This is third point. Blend of rigidity and flexibility means कोई भी constitution जो होता है उसको आप किस में डिवाइड कर सकते हो. पहला आप rigid बोल सकते हो, दूसरा flexible बोल सकते हो. What do you mean by rigid? Rigid means बहुत, you can say, जो इजीली चेंज नहीं हो सकता, बहुत रिजिड है. ठीक है, ये पेन है, ये रिजिड है, तो ये इजीली टूट नहीं सकता. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल क्या है, जो इजीली चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. ओके, सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको हमें स्पेशल प्रोविजन से चेंज करना पड़ता है. मींस इजीली इतना चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए उसकी अमेंडमेंट के लिए. जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ एग्जांपल ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स जो आसानी से चेंज हो जाए. ठीक है, उसके लिए जैसे ऑर्डिनरी लॉज हम बनाते हैं वैसे ही चेंज हो जाता है बहुत इजीली. कुछ ज्यादा स्पेशल वेशल की जरूरत नहीं होती, इजीली हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्लस वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है. ठीक है, इसलिए इसकी एग्जांपल क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पूछे, ये तो हमने बता दिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है. क्यों? क्योंकि हमारा इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि हम आसानी से चेंज कर पाए और इतना रिजिड भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकता. हाँ, हमारे अंदर कुछ प्रोविजंस दी गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है, अगर अमेंडमेंट करनी है तो हम कैसे कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं. जैसे पहला, अंडर आर्टिकल 368, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया केशवानंदा भारती केस क्या बोलता है, अंडर आर्टिकल 368 कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है. लेकिन बाकी पार्ट, अपार्ट फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम चेंज कर ही सकते हैं. जो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जितना भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कैन बी चेंज. तो 368 अंडर आर्टिकल के अंदर हम दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, कैसे? दैट इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें से 2/3 मेजॉरिटी. और दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए. तो ये वाला केस क्या आ गया, ये रिजिड वाला केस आ गया, क्योंकि यहां पे रिजिड में क्या बोला है, स्पेशल प्रोविजन चाहिए अमेंडमेंट के लिए. ठीक है, और यहां अंडर आर्टिकल 368 के अंदर हमें स्पेशल तरीके से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होता है. और यहां पे सेकंड क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. ये भी रिजिड तरीका है. इसमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए पार्लियामेंट की, जैसे कि ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी, और इसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन मतलब सपोज देयर आर 28 स्टेट्स. ठीक है, तो 14 स्टेट्स ने अगर हाँ बोल दी उस लॉ को पास करने में, तो लॉ पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जब 14 स्टेट्स ने बोल दिया तब हो जाएगा. बाकी की 14 10 साल में बोले, 20 साल में बोले चाहे ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अनलेस एंड अनटिल 14 स्टेट्स रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा. तो 14 स्टेट्स का हाफ ऑफ द स्टेट्स, जितनी स्टेट्स हैं 28 हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी 14.
तो ये याद रखना है। ये रिजिड वाला कंटेंट हो गया कि रिजिड हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, कुछ प्रोविजंस क्या हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंज हो सकती हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मींस जैसे कि कोई भी नाम चेंज करना हो, स्टेट का नाम ऑल्टर करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, नई स्टेट, तो ये सारे सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी मींस फ्लेक्सिबल, इजीली चेंज हो गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की प्रोविजंस दी गई हैं। फर्स्ट इज रिजिड, सेकेंड वन इज सिंपल। तो इससे आपको पता लगता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, समझ आ गया। दिस इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल नेचर है। फेडरल नेचर मीन्स टू गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट पे भी गवर्नमेंट है, वेरी गुड। डिवीजन ऑफ पावर है, अपना अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हाँ, अगर कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फटाफट जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं कि हाँ भाई ये लिखा है, हम प्रूव कर सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, कोई भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी? मींस जुडिशरी किसी के दबाव में आके वो डिसीजन नहीं लेती है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी उसको नहीं बोल सकता प्राइम मिनिस्टर की आप ये डिसीजन ले लो, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको नहीं बोल सकता आप ये डिसीजन ले लो। जो जुडिशरी को सही लगता है वही करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दैट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट है, वेरी गुड। बट अलॉन्ग विद इट दीज फेडरल फीचर्स वी हैव सम यूनिटरी फीचर्स एज वेल। हमारे पास कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर स्ट्रॉन्ग है, यू ऑलरेडी नो, वी हैव 3 लिस्ट। हमारे पास लिस्ट होती हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाती है, सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बनाते हैं। लेकिन पावर किसकी होती है, सेंटर के। अगर रूल को अगर कोई स्टेट सुपरसीड नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा सेंटर जो है वो स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। कैसे हमारा स्ट्रांग सेंटर है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंटर। तो सेंटर को अपॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स की सेंटर स्ट्रांग है। सिंगल सिटीजनशिप है, क्यों, इंडिया की सिटीजनशिप हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट से बिलोंग कर रहा है, एमपी से, तो उसकी एमपी की अलग सिटीजनशिप होगी, इंडिया की अलग सिटीजनशिप होगी। नो, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारे पास, तो वो भी एक सेंटर यूनिटरी फीचर हुआ। तो हमारे पास फेडरल फीचर्स भी बहुत सारे हैं, यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं। दैट मीन्स कि हम एक फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी फीचर्स थोड़े से हमारे बायस्ड हो जाते हैं, तो ज्यादातर पावर आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए रियलिटी, इन रियलिटी तो सेंटर के पास बहुत पावर है। तो यूनिटरी फीचर्स भी हमारे पास बहुत हैं। फेडरेशन वर्ड जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नो सच वर्ड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 अब क्या कहता है, जो हम फेडरेशन कर रहे हैं, अंडर आर्टिकल 1 इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की एक यूनियन है, मींस सारी स्टेट्स की एक यूनियन है, इंडिया एक यूनियन है। दैट मीन्स कि जो इंडिया फेडरेशन है, ठीक है, वो कोई रिजल्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में। इंडियन फेडरेशन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज आपने इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, जिस स्टेट का मन करे इंडिया से अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। यही ये बोल रहा है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो कोई अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, और कोई भी स्टेट को राइट नहीं है कि वो secede कर जाए फ्रॉम द फेडरेशन से, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इसको डिफरेंट नाम दिए हैं, ये सब फैक्चुअल डेटा है, दैट इज कि आपको ये खुद याद रखना, इसमें कुछ ऐसा याद करवाने वाला नहीं है। केसी ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। दो इट इज फेडरल इन फॉर्म, इसके फीचर्स फेडरल है, लेकिन स्पिरिट में ये यूनिटरी है। सब साथ मिलके काम करते हैं, सब साथ मिलके चलते हैं, कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत सब कुछ है, ठीक है। और मॉरिस जॉन्स ने क्या बोला, इट इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला, इसको नाम दे दिया। अब ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला, इसको बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और आइवर जेनिंग्स ने बोला सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो ये डिफरेंट तरह के इन्होंने वर्ड्स बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इन्होंने अपने नाम दिए हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं। द फिफ्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस इंडिया जो है उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। हमारे पास एक सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अमेरिका फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं वो वहां पे। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, बट अकाउंटेबल है। एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो हमारा सिस्टम क्या है? वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी डू नॉट हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अमेरिका हैज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, जो पार्टी जीतती है इलेक्शंस के थ्रू विन करती है वही पार्टी रूल करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, एज आई हैव टोल्ड बिफोर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारी। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है एट द सेंट्रल लेवल और सीएम की लीडरशिप है एट द स्टेट लेवल। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा को डिसॉल्व भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ये सब मैंने बता दिया। हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन इसी के साथ साथ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कुछ डिफरेंसेस हैं, दो वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन अभी भी हमें देखना है कि क्या कोई डिफरेंस है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। और दूसरा डिफरेंस यह है कि इंडियन स्टेट में जो इलेक्टेड हेड है वो रिपब्लिक होता है, बट ब्रिटिश स्टेट में हेरिडिटरी हेड होता है। कैसे? हमारे इंडियन स्टेट में हेड कौन है? इंडियन स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर है। तो अब जब इंडियन स्टेट में जो है वो इलेक्टेड हेड है, ठीक है, इलेक्टेड हेड है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका जो हेड है वो हेरिडिटरी है। मींस कोई इलेक्शन के थ्रू नहीं आता, हेरिडिटरी जो उनका चला आता है वही आ रहा है, एक फैमिली में से हेरिडिटरी हेड निकल के आते जा रहे हैं। और अब जो प्राइम मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल द मेजर डिसीजंस जो है प्राइम मिनिस्टर लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हेड करता है, एंड ज्यादा हमारा वही है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर ओनली। रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड आर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी हैं, रियल एग्जीक्यूटिव भी हैं। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बिकॉज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओवर द ईयर हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट एंड द रोल हैज इंक्रीज सो इंक्रीज। तो ये आज के 5 फीचर्स थे। अब इसके बाद जो फीचर्स मैं कराऊंगी वो जो है नेक्स्ट फीचर्स होंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसीलिए इतने फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, 5 फीचर्स। अगर इन 5 फीचर्स में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या क्या डाउट है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के भी अपलोड कर दूंगी। जस्ट लेट मी नो कि इफ यू वांट द पीडीएफ और नॉट। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।